हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजय कुमार गुप्ता आज के इस लेक्चर में हाई स्कूल केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या, एक वीडियो आपने देख लिए हैं। उसके बाद के जो शेष पार्ट बचे हुए थे उसी का शेष पार्ट आज के इस वीडियो में लेके आए हैं। देखिए, इस लेक्चर में फर्स्ट हेडिंग हम लोग जानेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रियाएं। ठीक है, ये आप जानेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण किसकी हिंदी होती है? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। प्यारे बच्चों, देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? यानी वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक को जब मिलाते हैं तब अवक्षेप बन जाता हो। अवक्षेप बनने की क्रिया को कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके अवक्षेप का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। ठीक है, देखिए एग्जांपल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल आ जाइए, देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, यह है AgNO3। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम मिलाते हैं NaCl, ठीक है, इसको कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट हो गया। ये आपका सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड। जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो यहाँ का Ag और यहाँ का Cl ये बन जाएगा AgCl और प्लस NaNO3 आपका बन जाएगा। तो ये जो AgCl है ये आपका अवक्षेप बन जाता है। इसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या कहेंगे? सिल्वर क्लोराइड। ये आपका बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। क्या बनेगा? ये आपका बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये अवक्षेप इस रिएक्शन में ये आपका AgCl आपका अवक्षेप बन रहा है, इसलिए ये क्रिया आपकी होगी कौन सी? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए। ये है PbNO3। इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। क्या कहेंगे? इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट। ये आपका होगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का जब रिएक्शन हम करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम आयोडाइड हो गया। इनका रिएक्शन आप जब करवाएंगे, देखिए यहाँ देखिए कोई भी रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से पहले वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से वो कंबाइन करते हैं। अब इसी की बात करते हैं, आगे इसको हम आयनाइज करेंगे। ये आपका बन जाएगा Pb पे डबल प्लस 2 NO3 पे सिंगल माइनस आयन बन जाएगा। और ये भी आपका आयोडाइड, ये भी पोटेशियम आयोडाइड होगा, ये भी टूटेगा। ये बनेगा K पे प्लस आयन और प्लस आयोडीन पे माइनस आयन। देखिए अब यहाँ का जो पॉजिटिव है, यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के निगेटिव से आके मिलेगा और यहाँ का जो निगेटिव है यहाँ के
पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा। कोई भी रिएक्शन होता है इसी फॉर्म में वह क्रियाएं होती हैं। देखिए यहाँ का पीबी है, यहाँ का आई है, यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ कितने नेगेटिव चार्ज है? 1 है। इसलिए इनके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं। तो इनका ये हो जाएगा 2 हो जाएगा और इनका भी हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ का PbI2 आपका बनेगा PbI2 आपका बन जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव PbI2 हो गया, प्लस ये नेगेटिव यहाँ का पॉजिटिव, यह आपका बनेगा 2KNO3 बन जाएगा। इसको को कहेंगे लेड आयोडाइड। क्या कहेंगे? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड हो गया। ये क्या है? इसको कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे? पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। ये जो लेड आयोडाइड है, इस लेड आयोडाइड ये अवक्षेप के फॉर्म में बनेगा। यही आपका अवक्षेप होता है और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रियाएं। अवक्षेप होता क्या? देख लीजिए। सपोज के लिए आप ये आपका टेस्ट ट्यूब हो गया। टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ से लेड नाइट्रेट को मिला लिया, इसी में आप उसी में अपने पोटेशियम आयोडाइड को भी मिक्स इसी में मिला दिया। जब इसमें मिलाएंगे तो मिलाने के बाद जब ये लेड आयोडाइड बनेगा यानी PbI2 बनेगा, तो यह PbI2 इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम में आकर के बैठ जाएगा, जम जाएगा। उसी को कहेंगे अवक्षेप। और इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रियाएं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रीडिंग आइए। नेक्स्ट रीडिंग आपका होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये है IRRVERSIBLE इरिवर्सिबल रिएक्शन। हिंदी होती है इसकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या होगी? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। अनुत्क्रमणीय क्रिया या इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए इस प्रकार की क्रिया ऐसी होती है जो एक ही दिशा में चलती है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में हम परिवर्तित तो कर सकते हैं, लेकिन उन नए पदार्थ को पुनः उनके बैक अवस्था में, उनके पिछले कंडीशन में हम वापस नहीं ला सकते हैं। यानी इनकी डिफिनेशन दी जाती है ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें अभिकारक से तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट तो बनते हैं, किंतु प्रोडक्ट से अभिकारक नहीं बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से तो आपका प्रोडक्ट बन रहा हो, उत्पाद बन रहा हो, किंतु उत्पाद से फिर अभिकारक न बने, उसको कहेंगे हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ये हमेशा एक दिशी होती है और ये लगभग अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाती है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं को हम एक एरो के द्वारा शो करते हैं इस तरह से। ये होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का चिन्ह। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, दूध है, दूध से आपने दही को बना दिया, तो जो आपका मिल्क है, जैसे एग्जाम्पल आपने लिया, ये आपको हो गया मिल्क हो गया। इसी मिल्क से आपने कर्ड CURD कर्ड का आप तो फॉर्मेशन कर लिया। ये जो मिल्क है ये आपका हो गया रिएक्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो आप रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन फिर इन प्रोडक्ट से
रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसी प्रकार की क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वो कंफर्म हुआ ना? अब ये एक दिशा होती है, केवल अग्र दिशा में चलने वाली होती है, केवल अभिकारक से उत्पाद बनेगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनेगा। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, आइए इसको रिएक्शन में एग्जांपल हम देते हैं, उसके थ्रू आप सीखते हैं। देखिए ये होता है KClO3, इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहेंगे? ये आपका है पोटेशियम क्लोरेट। ये जब ये होगा आपका अभिकारक के रूप में, तो जब ये अपने उत्पाद में बदलेगा ये बनेगा KCl+3 ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, ये है क्या चीज? ये आपके हो गए अभिकारक। क्या हो गए? अभिकारक आपका हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया प्रोडक्ट हो गया, यानी उत्पाद हो गया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। इनको क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे। ठीक है ना? तो ये हमने बताया है। तो इन रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनेगा लेकिन प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट नहीं बनेगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और भी एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये SnCl2 प्लस FeCl3 आपका हो गया, इसको कहेंगे स्टेनस क्लोराइड। क्या कहेंगे? स्टेनस क्लोराइड कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे फेरिक क्लोराइड कहेंगे। ये दोनों जब आप क्रिया करते हैं तो बनेगा क्या? ये बन जाएगा SnCl4 और प्लस बन जाएगा FeCl2 बन जाएगा। ठीक है, इसी को बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने का मतलब यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए, सब बैलेंस हो गया। इसको क्या कहेंगे? अब इसको कहेंगे स्टेनिक क्लोराइड। ये क्या बनेगा आपका? या तो बन जाएगा फेरस क्लोराइड। ठीक है, अब ये हम चाहें कि इन दोनों का रिएक्शन करके इसके फॉर्मूला है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं कि ऐसी क्रिया हो जिससे तो रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लीजिए लेकिन प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट के फॉर्म में रिटर्न नहीं आएंगे। तो इसी प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय क्रिया कहेंगे या इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब इसी का एक उल्टा आता है, दूसरा हेडिंग आपका होगा, ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन, या आपका हो जाएगा उत्क्रमणीय हो जाएगा। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए ये इरिवर्सिबल का ठीक अपोजिट है, उल्टा है। यानी इसमें कहेंगे क्या? ये रिवर्सिबल है जो दोनों तरफ चल रहा हो। रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया जो अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा हो और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाता हो। ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे या उत्क्रमणीय क्रियाएं कहेंगे। इसकी परिभाषा देते हैं कि ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें अभिकारक से तो उत्पाद बनते हों और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाते हों, इस प्रकार की क्रिया को क्या कहेंगे? हम उत्क्रमणीय क्रिया कहेंगे या रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब ये दोनों डायरेक्शन में चलती हैं, यानी ये फॉरवर्ड भी होती हैं और बैकवर्ड भी होती हैं, यानी अग्र दिशा में भी चलने वाली होती हैं और पक्ष दिशा में भी चलने वाली होती हैं, यानी वो दोनों दिशाओं में चलती है।
और ये कभी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं होंगी। ठीक है, और इस प्रकार के रिएक्शन को हम इन डबल हाफ एरो के थ्रू शो करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये एरो बता रहा है कि अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और ये आपका बता रहा है कि उत्पाद से अभिकारक भी बन जा रहा है, यानी वो दोनों दिशाओं में चलने वाली होती है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन या उत्क्रमणीय क्रियाएं कहते हैं। आइए हम एग्जांपल की बात करते हैं। यह हमने ले लिया है CaCO3 की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे। एक ये कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक डाउन होगा ये आपका बनेगा क्या? ये बनेगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन जाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक है, अब अगर आप चाहो इस दोनों को हम कलेक्ट कर लें और कलेक्ट करने के बाद इस कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लाए, ये पॉसिबल है, ऐसा हो जाएगा। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये क्या होगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ठीक है, एक तो एग्जाम्पल आपके लिए हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, ये आपका है PCl5, इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या कहेंगे? ये कहेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इस तरह से उत्क्रमणीय रूप से वियोजित होगा, टूटेगा। ये बनेगा आपका PCl3 प्लस Cl2 की फॉर्म में बन जाएगा। अब ये आपका बनता क्या है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये आपका बनेगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज करिए ये आपका NH4Cl है, इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये भी आपका टूटेगा, इस तरह से टूटेगा। ये बनेगा NH3 अमोनिया के फॉर्म में HCl बन जाएगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपको हो गया अमोनिया, हो गया अमोनिया गैस हो गई। ये सब जो भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे तो क्या होगा? उत्क्रमणीय होगा। जहां भी रिएक्शन में आप देखेंगे इस तरह से डबल हाफ एरो होता है तो वह उत्क्रमणीय क्रिया को दिखाएगा। यानी एक बार इस फॉर्म में होगा, दूसरी अब ये टूटने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इसको चाहोगे कि इन दोनों को कलेक्ट कर ले तो इस फॉर्म में कर लेंगे, ऐसा होगा। लेकिन इरिवर्सिबल में या अनुत्क्रमणीय क्रियाओं में ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसको हिंदी में कहते हैं अपघटन क्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन क्रियाएं देखिए, डीकम्पोजिशन या अपघटन, अपघटन का मतलब टूटना, अपघटित हो जाना, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक अभिकारक अपघटित होकर के टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं,
ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता हो उसी को कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन अभिक्रियाएं तो अपघटित तो हो रही है, पर किसके कारण वो अपघटित हो रही है, किसके प्रभाव से अपघटित होती है, उसके नाम के आधार पर इसके और भी नाम में बांटा गया है। अपघटन अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के प्रकार। आइए पहला आप लिखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब तापीय अपघटन अभिक्रियाएं। थर्मल ऐसी अभिक्रियाएं जो ताप के प्रभाव से टूट जाती है उसको कहते हैं तापीय अपघटन अभिक्रियाएं। अभी इलेक्ट्रिक, जैसे आप एग्जांपल ले रहे हैं, ये हमारा वाटर है, इस वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब टूटेगा ये बनेगा H2+O2। ये इलेक्ट्रिक के प्रभाव से टूट रहा है, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इसको कहेंगे तापीय विद्युत अपघटन, तापीय विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ताप के प्रभाव से टूट रहा है इसलिए क्या कहेंगे तापीय विद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर वो ताप के प्रभाव से यानी विद्युत के प्रभाव से टूटेगा तो उसी के आधार पर उसका नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया तापीय विद्युत अपघटन क्रिया, या इसको भी कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक के प्रभाव से हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं यानी ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के प्रभाव से कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता हो उसको हम क्या कहेंगे ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती है, क्योंकि ऊष्मा के प्रभाव से वो टूट रहा है। देखिए इसका एग्जांपल, ये फेरस सल्फेट, यह भी SO4 हो गया। इस फेरस सल्फेट को अगर आप ऊष्मीय अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्मा के प्रभाव से इसको तोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा Fe2O3 आपका बन जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो गया। और फेरिक ऑक्साइड के बाद ये आपको बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाएगी। देखिए बैलेंस कर लीजिए, 2Fe है, 2Fe हो गया, S2 है, S1 2 इसमें हो गया, 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, तो 3 2 5 3 8 हो गया। इस तरह ये क्रिया ऊष्मीय अपघटन क्रियाएं कहलाएंगी, क्योंकि ये ऊष्मा के प्रभाव से हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट हेडिंग आप आएंगे, देखेंगे डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन माने वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रियाएं। देखिए जो वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो रिवर्सिबल होती है, जो दोनों दिशाओं में चलती हो। लेकिन इसके पहले अभी आपने पढ़ा था अपघटन अभिक्रियाएं, वो अपघटन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। तो वियोजन में क्या होगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें कोई एक पदार्थ दो या दो से अधिक
सरल अणुओं में वियोजित हो जाते हैं और वो सरल वियोजित पदार्थ पुनः अपनी बैक अवस्था में आकर आ भी सकते हैं। यानी इसमें भी अभिकारक से उत्पाद बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बन जाएगा। यानी इस टाइप के जो भी रिएक्शन आपको मिलेंगे वो रिवर्सिबल मिलेंगी। लेकिन जो अपघटन क्रियाएं मिल रही थी वो क्या होंगी? वो आपकी हो रही थी इरिवर्सिबल रिएक्शन, यानी अनुत्क्रमणीय अपक्रियाएं हो रही थी। ठीक है, इसमें क्या है देख लीजिए, एग्जाम्पल में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए PCl5 को ले लीजिए, ये जब टूटेगा ये PCl3 बन जाएगा प्लस Cl2 बन जाएगा। यानी जो एग्जाम्पल रिवर्सिबल में आप पढ़े हैं वही एग्जाम्पल वियोजन में भी आप पढ़ेंगे। ये भी आपने ये H2 HI को ले लीजिए, ये भी आपका टूटेगा इस तरह से, H2 बनेगा और प्लस I2 बन जाएगा। ठीक है, या और भी एग्जाम्पल है NH4Cl हो गया, ये आपका बनेगा NH3 अमोनिया और प्लस HCl गैस बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी रिएक्शन होंगे वो वियोजन अपक्रिया कहलाएंगे और वियोजन अपक्रिया रिवर्सिबल अपक्रिया होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसको इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी क्या मतलब? देखिए, इस अपक्रिया में जो हमारी ऊष्मा होगी वो हमेशा निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे अपक्रियाएं जिसमें अपक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इस प्रकार की अपक्रिया को कहेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। जिसमें ऊष्मा निकल रहा हो उस अपक्रिया को क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहेंगे। देखिए, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा माने ऊष्मा, क्षेपी माने निकल रहा है। इस प्रकार की अपक्रिया में अपक्रिया के साथ साथ ऊष्मा भी हमारी निकलती है, उसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में आ जाइए। ये आपका हो गया H2 हो गया प्लस हाइड्रोजन हो गया। यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर रिएक्शन करते हैं तो बनता क्या है? H2O का मॉलिक्यूल बनता है। इस H2O के मॉलिक्यूल के बनने के साथ साथ में 136.8 किलो कैलोरी जो ऊष्मा होती है वो निकलती है। इसलिए ये अपक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाएगी। फिर इसके बाद है ये कार्बन हुआ और ऑक्सीजन हुआ। जब कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं तो ये बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके निकलने के साथ साथ ये 94 किलो कैलोरी 94 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है? ये निकलती है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में देखेंगे, अगर इस अपक्रिया के बाद जो प्रोडक्ट आपका बन रहा हो उसे प्रोडक्ट के बनने के साथ में तुरंत ही प्लस लिख करके कोई वैल्यू लिखा होगा, या कभी कभी ऐसा न लिख करके सीधा लिखा हुआ है ऊष्मा। ऊष्मा की वैल्यू न लिख करके सीधे वर्ड आपका लिखा होता है ऊष्मा। तो इस प्रकार की जो भी अपक्रिया आपको मिलेंगी वो कैसे होंगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होंगी। अर्थात इस प्रकार की अपक्रिया के साथ साथ में ऊष्मा हमारी निकल रही है, इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है, नोट लीजिए इसको। नेक्स्ट आपका है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कहते हैं ऊष्मा शोषी। देखिए, इसके नाम से ही कंपन हो रहा है ऊष्मा शोषी, यानी इस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया को कंप्लीट करने के लिए
ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये क्या करते हैं, ये ऊष्मा को ग्रहण करते हैं। आप कहेंगे लिखेंगे क्या, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें अब क्रिया को कंप्लीट होने में, अब क्रिया को पूर्ण करने में बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊष्मा को वो अवशोषित करते हैं। इस प्रकार की क्रिया आप कहते हैं ऊष्मा शोषीय क्रियाएं या एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल ये है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर क्रिया करते हैं तो बनता क्या है, ये बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस क्रिया को कंप्लीट होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, यानी ऊष्मा ग्रहण किया जाता है। देखते हैं जब आसमान में जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, ऐसे में वहां के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर अपक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेते हैं। ये आपने पिछली कक्षाओं में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल के चैप्टर में। ठीक है, जब बादल के गरजता है, बिजली चमकती है, ऐसे टाइम में जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो दोनों ऊष्मा ग्रहण करके और वो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये पहला एग्जांपल आपको हो गया। दूसरा एग्जांपल कर लीजिए, यह क्या है PCl5। इस PCl5 को अगर हमें PCl3 में प्लस Cl2 में लगाना तोड़ना होगा तो इसको लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा लगानी पड़ेगी। बिना ऊष्मा के प्रभाव से ये टूटेगा नहीं, ये वियोजित नहीं होगा, इसलिए ये हमारा एग्जांपल जो होगा ऊष्मा शोषी का होगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण की परिभाषा देते हैं, ऐसी रासायनिक क्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन, यानी जिसमें ऑक्सीजन या कोई निगेटिव एलिमेंट, ऋणात्मक तत्व, ऋणात्मक तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन या फिर धनात्मक तत्व का निकलना। ठीक है, ये तो आगे जुड़ेगा, ये क्या होगा, ये निकलेगा, उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। यानी वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन या कोई ऋण तत्व का जुड़ना या तो हाइड्रोजन या किसी धनात्मक तत्व का निकलना ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण। ठीक है, इसके कई परिभाषाएं हैं, इलेक्ट्रॉन के बेस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। ठीक है, लेकिन आपको यही पढ़ना है कि वह क्रिया जिसमें ऑक्सीजन या किसी ऋण विद्युतीय तत्व का जोड़ना या फिर हाइड्रोजन अथवा किसी धन विद्युतीय तत्व का निकलना ठीक कहलाता है ऑक्सीकरण। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में आप चलिए एक Mg होगा, यह कोई पदार्थ हुआ, इस पदार्थ में आकर के ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीजन ऐड होगा बनेगा क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो रहा है,
ये मैग्नीशियम में आकर के ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन या ऋण तत्व का जुड़ना क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना। देखिए ये H2S हो गया प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा है, लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाटर के फॉर्म में, और यहाँ सल्फर आपका अलग हो जाएगा। इसी को बैलेंस कर लीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ भी 2 कर लीजिए, यहाँ 2 कर लीजिए, ये सल्फर आपका अलग हो गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नोट लीजिए इसको। देखिए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के बेस पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन के अनुसार, यानी इलेक्ट्रॉन के अनुसार देख लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें कोई भी परमाणु, अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हो। जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तब वो जो क्रिया बनेगी क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे देखिए ये हमारा सोडियम एटम के फॉर्म में है, ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये बन जाएगा सोडियम आयन के फॉर्म में। इसी प्रकार ये आपका मैग्नीशियम हो गया, ये मैग्नीशियम भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और ये बन जाएगा मैग्नीशियम पे प्लस आयन। और यही अगर आयरन की बात करते हैं, ये आयरन देखिए ये आयन के फॉर्म में है और ये भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को फिर निकालेगा और ये बन जाएगा आयरन पे 3 प्लस। तो इस प्रकार की क्रिया जहां भी कोई भी पदार्थ, अणु हो, आयन हो या एटम हो, कोई भी हो, जहां वो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इलेक्ट्रॉन के निकालने की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। और भी होता है ऑक्सीडेशन के नंबर के अकॉर्डिंग, वो आपके सिलेबस में नहीं है, और अगर जानना भी चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन के बेस पे ये मान लिया गया है कि ऐसे पदार्थ जिनमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती जहां पे है वही आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। नेक्स्ट आपका है रिडक्शन। रिडक्शन हिंदी होती है आपका चयन, अपचयन। देखिए जो आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है उसी ऑक्सीडेशन का ठीक जो अपोजिट होता है वो आपका अपचयन होता है। देखिए अपचयन में क्या होगा, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन या धनात्मक तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन या ऋणात्मक तत्व का निकलना क्या होगा, अपचयन होगा। यानी ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या धनात्मक तत्व का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन या ऋणात्मक तत्व का निकलना ही कहलाता है अपचयन क्रिया। इसके पहले जो आपने ऑक्सीडेशन पढ़ा था वो ठीक इसका अपोजिट था। वहाँ क्या था, वहाँ ऑक्सीजन या ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा था और हाइड्रोजन या कोई धनात्मक तत्व निकल रहा था, ये ऑक्सीकरण में था। लेकिन यहाँ ठीक उसका अपोजिट है, उल्टा है, यानी हाइड्रोजन या कोई धनात्मक तत्व का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन या ऋणात्मक तत्व का निकलना ठीक कहलाता है रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, आइए इसके एग्जाम्पल की बात देखते हैं। देखिए ये Cl2 है, इस Cl2 में H2S ऐड हो रहा है, यानी Cl2 क्लोरीन
हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है। अब यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन आपका जुड़ेगा, तो जुड़ने का मतलब ये बन जाएगा HCl के फॉर्म में और प्लस सल्फर अलग हो जाएगा। यहाँ ऋण तो क्या हो रहा, निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्या होगा, अपचयन होगा। एक और देख लीजिए, ये Cu हो गया और प्लस ये Cu में कॉपर ऑक्साइड में ये हमारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। जब ये ऐड होगा तो यहाँ से बनेगा क्या, यस ऑक्सीजन जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और बनेगा CuO प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, पूरा हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्रिया क्या कहलाएंगे, अपचयन कहलाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के बेस पे भी जानेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉन के आधार की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के अनुसार तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। यहाँ क्या होगा, जब किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तब ऐसी क्रिया कहलाएंगी अपचयन। जैसे ये हाइड्रोजन हुआ, इस हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ रहा है, जब जुड़ेगा तो बनेगा क्या, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ये ऑक्सीजन हुआ, इस ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन पे माइनस आयन बन जाएगा। ये नाइट्रोजन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा, ये बन जाएगा नाइट्रोजन पे 3 माइनस आयन। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऑक्सीकरण और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ भी अगर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही थी, यहाँ आपकी ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। तो जहाँ ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वो अपचयन होगा और जहाँ ऑक्सीडेशन संख्या बढ़ेगी वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर अब आप जानेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है। जब किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु पर उपस्थित कुल आवेशों की संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। सपोज कर लीजिए ये हमारा एक कंपाउंड है, अणु है, इसके एक एटम पे जितने चार्ज होंगे उसी चार्ज की संख्या को ही उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहेंगे। अब ऑक्सीकरण संख्या या तो माइनस में होगी या फिर वो प्लस में होगी। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया KMnO4 हो गया। अब आप ये कहेंगे कि इस सभी की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इस बात को। ठीक है, छोड़िए इसको। तो ऑक्सीकरण संख्या के आधार पे आप ये जानेंगे कि अगर ये हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है, जहां ऑक्सीकरण होगा वहां क्या होगी, वहां पे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। और अगर ये अपचयन हो रहा है, तब क्या होगा, तब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। ठीक है, अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तो अपचयन होगा और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है रेडॉक्स क्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रियाएं
देखिए, अब तक आपने ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को अलग अलग पढ़ा है। अब रेडॉक्स का मतलब एक ही अक्रिया हो और उसी अक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अक्रिया को क्या कहेंगे? रेडॉक्स अक्रिया कहेंगे। यानी ऐसी रासायनिक अक्रिया जिसमें एक ही अक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहा हो, उस अक्रिया को कहेंगे हम रेडॉक्स अक्रिया कहेंगे। यानी अक्रिया एक ही हो, उसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, ऐसी अक्रिया आपको कहलाएंगी रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे आइए एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, ये आपका H2 है और ये आपका ऑक्सीजन हुआ, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या? ये बनेगा H2 यानी वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब यहाँ आपको देखना है कि ऑक्सीकरण अक्रिया हमारी कैसे हो रही है, किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। तो मैंने भी ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर आपको बताया है, जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी वो ऑक्सीकरण होगा और जहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या घटेगी वो अपचयन होगा। तो देखिए, इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 हो रही है। क्यों? जब कोई अणु के रूप में होगा, मॉलिक्यूल के रूप में होगा, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऑलवेज 0 होगी। यानी ये मान लीजिए, जब कोई एटम अकेला है, वो अणु के रूप में प्रेजेंट है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होगी। यहाँ देखिए, यहाँ अणु तो है लेकिन इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी मिले हुए हैं, इसलिए टोटल कंपाउंड की बात करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। कैसे? आइए, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो +1 होती है एक हाइड्रोजन की। अब इस दो माइनस को बराबर करने के लिए हाइड्रोजन की 2 एटम लग रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो रही है। इसके बारे में मैंने पिछले कक्षाओं में 9th में आपको पढ़ाया था, ऑक्सीकरण संख्या और बैलेंसिंग के बारे में। तो देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 थी और 0 से 1 हो रहा, बढ़ रहा, घट रहा, बढ़ रहा। जब ऑक्सीकरण संख्या आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। यहाँ क्या है? ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, 0 से क्या हो रहा है? -2 हो रहा है, तो क्या हो रहा? घट रहा है। जब घटेगा तो क्या होगा? यह आपका हो जाएगा अपचयन। क्या होगा? अपचयन होगा। यहाँ हो रही है ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, या आप लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ क्या है? यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, जहाँ कमी होगा वो क्या होगा? अपचयन होगा। एक बात और देख लीजिए, ऑक्सीकारक और अपचयक। देखिए, इसी में 2 हेडिंग और आपको बता रहे हैं। एक आपका होता है ऑक्सीकारक, दूसरा आपका होता है अपचायक। 2 हेडिंग अभी आपको पढ़ना है। अपचायक, देखिए इसी में बता रहे हैं, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ हमारा अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो पदार्थ अपचायक कहलाएगा और जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक कहलाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकारक और अपचायक भी है, यह आपका कंफर्म हो गया। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? वो अक्रिया ऑक्सीकरण होगी, और जब ऑक्सीकरण होगी जिस पदार्थ का, वह पदार्थ आपका क्या होगा? अपचायक होगा। और जिस पदार्थ में अपचयन होगा यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी, वो पदार्थ क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो रिएक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन जो चैप्टर था वो एंड हो गया। इसके बाद के जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।